जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गवाएं। या जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये बातें तो आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है, तो कानून भी उस परिस्थिति में जीवन समाप्त कर लेने की इजाजत दे देता है। वे मरीज जो कि कभी ना ठीक हो पाने वाली बीमारी से पीड़ित हैं और घोर पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें सम्मान के साथ अपना जीवन खत्म करने की अनुमति कोर्ट द्वारा दी जाती है और इसे ही इच्छा मृत्यु, ये यूथेनेशिया कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनुजा और स्वागत है आप सभी का वीडियोस की सीरीज में क्या आप जानते हैं। यूथेनेशिया ग्रीक शब्द है। यूथेनेशिया शब्द ईयू और थैनेटोस शब्द से मिलकर बना है। इसमें ईयू का शब्द होता है अच्छी और थैनेटोस का अर्थ होता है मृत्यु। इसे मर्सी किलिंग भी कहा जा सकता है और भारत समेत कई देशों में विशेष परिस्थितियों में इसका कानूनी प्रावधान है। इच्छा मृत्यु दो तरीके से हो सकती है, एक सक्रिय यानी कि एक्टिव यूथेनेशिया और दूसरा निष्क्रिय यानी कि पैसिव यूथेनेशिया। चलिए अब समझते हैं कि सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या अंतर है। सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि एक्टिव यूथेनेशिया में लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन का अंत डॉक्टर की सहायता से किया जा सकता है, जिसमें उसे जहर का इंजेक्शन देने जैसा खतरनाक कदम भी शामिल है। लेकिन डॉक्टर का ये सुनिश्चित करना कि मरीज को जो पीड़ा है उससे ज्यादा पीड़ा उसे मौत में ना हो। वहीं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेनेशिया में जहां लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति लंबे समय से कोमा में हो, तब रिश्तेदारों की सहमति से डॉक्टर उसका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम यानी कि जो जीवन रक्षक उपकरण होते हैं उसे बंद कर देते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत में इच्छा मृत्यु पर क्या कुछ कानून हैं, उन पर बात करते हैं। भारत में इच्छा मृत्यु अवैधानिक कृत्य रहा है और आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत यह आत्महत्या के बराबर अपराध है। लेकिन मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया और पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति प्रदान कर दी, क्योंकि एक लंबे समय से इसे कानूनी दर्जा देने की मांग सरकार से होती आ रही थी। इच्छा मृत्यु के लिए सबसे पहले साल 2011 में नर्स अरुणा शानबाग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। नर्स अरुणा शानबाग 42 साल तक कोमा में रही थी। साल 2011 में जब ये केस सामने आया था तो इसने सबको हिलाकर रख दिया था। अरुणा शानबाग के साथ 1973 में रेप की कोशिश की गई थी। रेप में नाकाम रहने पर अस्पताल के वार्ड बॉय ने उन पर हमला किया था, जिसके बाद से वो लगातार कोमा में थी। वो निमोनिया से पीड़ित थी, उन्हें लकवा मार गया था, साथ ही उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। 24 जनवरी 2011 को घटना के 27 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा की दोस्त पिंकी बिरमानी की ओर से यूथेनेशिया के लिए दायर याचिका पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अरुणा की इच्छा मृत्यु की अर्जी मंजूर करते हुए मेडिकल पैनल गठित करने का आदेश दिया था। हालांकि 7 मार्च 2011 को कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया था। उस घटना के बाद से अरुणा मरते दम तक लगभग 4 दशक तक कोमा में रही और साल 2015 में 68 साल की उम्र में अरुणा शानबाग की मौत हो गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार की इसको लेकर क्या राय रही है। केंद्र सरकार की ओर से गठित कमेटी ने विशेष परिस्थितियों में पैसिव यूथेनेशिया यानी कि कोमा में जो मरीज है उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने को सही बताया है। हालांकि लिविंग विल का सरकार समर्थन नहीं करती। अब सवाल उठता है कि लिविंग विल क्या होता है। लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई मरीज पहले से ये इच्छा जाहिर करता है कि मरणासन स्थिति में पहुंचने पर या रजामंदी नहीं दे पाने की स्थिति में पहुंचने पर उसे किस तरह का इलाज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मामलों में मरणासन व्यक्ति द्वारा इच्छा मृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत लिविंग विल को मान्यता देने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को मंजूरी नहीं दी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए।